हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। गुड मॉर्निंग भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर करेंगे बात, कुछ अहम फैसलों की हो सकती है घोषणा। देर रात दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल और चिदंबरम के साथ की बैठक। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। राजस्थान में रीट 2021 के तहत भर्तियों की घोषणा। 32,000 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती। 9 फरवरी 2022 होगी आवेदन की आखिरी डेट। हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान स्थगित। जिले मजिस्ट्रेट हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश। आगामी 14 जनवरी को होने वाला था स्थान। भारत में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,88,000 से ज्यादा नए केस। 79,959 लोगों की हुई रिकवरी। 24 घंटे में 277 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2021 के तहत भर्तियों की घोषणा की है। विभाग ने शिक्षक स्तर के 1 और शिक्षक स्तर के 2 यानी उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8वीं के 32,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जिनके पास BA BEd के स्नातकोत्तर डिग्री है, वह अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके sso.rajasthan.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लिस्ट डेट 9 फरवरी 2022 निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी तरह के रोड शो को प्रतिबंध कर दिया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से सब पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय नजर आ रही है। अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज करने के लिए बीजेपी आज से टोली महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान में बीजेपी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली भेजेगी और ये कार्यकर्ता वहां की जनता से प्रत्याशियों को वोट देने की अपील करेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार सख्ती से 15 जनवरी तक किसी भी तरह के बड़ी सभा या फिर नुक्कड़ सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल प्रचार और 5-5 लोगों के जनसंपर्क अभियान को अनुमति दी है। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल पालन करते हुए घर घर जाएंगे। लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए हैं कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे। लोगों को बताएंगे कि प्रदेश की योगी सरकार ने कैसे अपराधियों पर नकलें कसी, कैसे बेघर को आवास मुहैया कराए हैं, घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया तथा कैसे यूपी को रोजगार प्रदेश बनाया और कैसे किसानों के जीवन को खुशहाल बनाया। स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि मंगलवार को 11 जनवरी को शुरू होने वाली भाजपा जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता राज्य के 1,74,000 बूथों पर घर घर जाएंगे। 5-5 व्यक्तियों का समूह बनाकर बीजेपी कार्यकर्ता सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में सघन संपर्क अभियान चलाएंगे। पार्टी द्वारा वोटर लिस्ट को पात्र स्तर तक लोगों से संपर्क का कार्यक्रम पार्टी द्वारा बनाया गया है। सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताने के लिए संपर्क टोली लोगों को सरकार की उपलब्धियों को बताने वाली पैम्पलेट पूरी हुई है। पास के घर घर हुआ विकास भी देंगे। तमाम विवादों के बीच अहमदाबाद टीम को मंजूरी दे दी है। BCCI ने सोमवार को अहमदाबाद को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा है, जिसके बाद अब मेगा ऑपरेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। इस बार IPL में 2 नई टीमें जुड़ गई रही हैं, जिनमें लखनऊ और अहमदाबाद शामिल हैं। लखनऊ के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अहमदाबाद टीम को खरीदने वाली CVC ग्रुप ने सट्टा लगाने वाली कंपनियों से संबंध होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद BCCI ने एक कमेटी का गठन किया था जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। अहमदाबाद टीम को CVC ग्रुप ने कुल 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि लखनऊ टीम को अर्पी संजीव
गायनाका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब जब दोनों टीमों को लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है तो जल्द ही टीमें अपने 3 खिलाड़ियों को लिस्ट सौंप सकती है। माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस में रिलीज किए गए हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद टीम की कमान मिल सकती है। हार्दिक पांड्या खराब परफॉर्म की वजह से भारतीय टीम से बाहर चल रही है, वहीं और अभी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या से पहले श्रेयस अय्यर के भी अहमदाबाद टीम के कप्तान बनने के अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि सभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा टीम के मुख्य कोच हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक समिति को गठन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठन करने के लिए सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के डीजीपी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार को जांच रोकने का आदेश दिया है। इससे पहले मामले पर अपना आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें आज सुबह ही पीएम की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में चूक हुई है। ये बात पंजाब सरकार ने भी स्वीकार की है। सवाल यह है कि अगर जांच की जाती है तो इसका दायरा क्या होगा? अगर केंद्रीय अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हो तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करेगा? देश की सर्वोच्च न्यायालय कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी भर कॉल आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लगभग 35 वकीलों को धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये धमकी भरे कॉल खालिस्तान समर्थकों की ओर से किए जा रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए ऑटोमेटेड फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। कॉल के ऑडियो रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि कॉल करने वाले को कहा है कि किसानों और पंजाब के सिखों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी की मदद ना करे। आपको याद रहना चाहिए कि सिख दंगों और नरसंहार में अब तक भी एक दोषी को भी सजा नहीं मिली। करीब दर्जन भर वकीलों ने दावा किया है कि उनको धमकी भरी क्लिप मिली है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने इस बात सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सिख फॉर जस्टिस के ओर से मिली इस धमकी की सूचना दी है। हरिद्वार में धम्म संसद में हेड स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धम्म संसद आयोजित हुई थी। इसमें संतों की ओर से हेड स्पीच दी गई और स्पीच के दौरान धम्म संसद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे लेकर पूरे देश में काफ़ी विवाद भी मचा हुआ है। हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था। सिब्बल ने कोर्ट में कहा, मुद्दा काफ़ी खतरनाक है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई एनवी रमन ने कहा, हम इस पर सुनवाई करेंगे। इस साल मायावती अपने जन्मदिन पर धूमधाम से मनाती हुई नजर नहीं आएंगी। वजह है बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण और राज्य में लागू आदेश आचार संहिता। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी प्रमुख मायावती के 66वें जन्मदिन है, लेकिन इस जन्मदिन पर कोई भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने खुद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राज्य भर में कोविड के मामलों में वृद्धि और भारत के चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लगाने से चलते अपने घरों में जन्मदिन मनाने के लिए कहा है। बता दें कि बसपा मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बसपा के एक पदाधिकारी ने कहा, जन्मदिन समारोह के धूमधाम और शो इस बार गायब होगी क्योंकि पार्टी के आदेश आचार संहिता लागू होने और कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण समारोह न करने का फैसला किया गया है।
मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों से भरी फ्लाइट को पुशबैक देने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई। यह हादसा V20R स्टैंड पर हुआ। बता दें, वाहन को मुंबई से जामनगर जाने वाली फ्लाइट को पुशबैक देना था। वाहन में आग लगने की वजह से पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त विमान में 85 लोग सवार थे। हादसे के वक्त एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि एयरपोर्ट पर प्रशासन ने मुस्तैदी देखते हुए आग को जल्द से बुझाया। इस दौरान फ्लाइट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हरियाणा में टोहाना के मॉडल के एम विद्यालय में 7 दिवसीय NSS शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रघुवीर सिंह नैने ने किया है, जो कि यहां के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान शिविर में हिस्सा ले रहे स्वयंसेवकों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वयंसेवकों को पर्यावरण के बारे में बताया गया और NSS के द्वारा किस प्रकार राष्ट्रीय सेवा में योगदान दिया जा सकता है, इस बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया और सभी ने मास्क, सोशल डिस्टेंस बनाए रखी। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल रणधीर पुनिया ने बताया कि हम स्वच्छ भारत की तर्ज पर चलते हुए शिविर में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को साफ रखना होगा, मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस आयोजन में पौधारोपण भी किया गया। बता दें कि शिविर में कक्षा 12वीं के 100 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। आज से हमारी स्कूल कैंपस में एक सप्ताह पौधारोपण, खेल परिसर की सफाई, कमरों की सफाई, बच्चों को पर्यावरण, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया और विद्यालय में पौधारोपण भी किया गया। विद्यार्थियों को NSS का महत्व बताया गया। स्वयं सेवक के रूप में आप क्या काम कर सकते हैं, राष्ट्र को क्या समर्पित कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान कर सकते हैं। विद्यार्थियों मोटिवेशन के साथ इस कैंप का विधिवत रूप से शुरुआत की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में CM योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार प्रदेश के सभी कार्यालय 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, यानी कार्यालय में सिर्फ 50% लोगों को ही बुलाया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में यदि किसी कर्मचारी को कोरोना होता है तो उसे 7 दिन की पेड लीव दी जाएगी। CM योगी ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है। सरकारी कार्यालयों में काम सुचारू रूप से चलता रहे और कोरोना के कारण किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत 50% क्षमता के साथ कार्यालय खुलेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में कोरोना होने पर छुट्टी को लेकर कई जगह समस्याएं हो रही हैं। इसे देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। CMO बिहार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर CM नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। CM नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण होते ही फिलहाल खुद को चिकित्सकों की सलाह पर होम आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने लोगों से भी कोविड अनुकूल सुविधाओं को बरतने की अपील की है। बता दें कि बीते हफ्ते में CM नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट होने की खबर आई थी। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी बिहार सरकार के 4 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए थे। कोविड-19 के बढ़ते संकट को देखते हुए एयर इंडिया ने हाईवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 मामलों के कारण अनिश्चितताओं के मद्देनजर सभी घरेलू उड़ानों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में एक बार मुफ्त में बदलाव करने की सुविधा दी है। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने कहा कि घरेलू यात्री 21 मार्च 2022 का या उससे पहले कन्फर्म ट्रैवल के साथ तारीख या उड़ान संख्या बदल सकते हैं। एयर इंडिया ने ट्वीट में यह भी कहा कि कोविड मामलों की बढ़ोतरी के कारण हाल ही में अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया 31 मार्च 2022 को या उससे पहले कंफर्म यात्रा के साथ सभी घरेलू टिकटों के लिए तारीख या उड़ान संख्या में बदलाव के लिए एक फ्री चेंज की पेशकश कर रही है।
अपनी मूंछों की वजह से निलंबित हुए कांस्टेबल राकेश राणा को दोबारा बहाल कर दिया गया है। सोमवार दोपहर पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि भोपाल में इस कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने अपनी मूंछें कटवाने से मना कर दिया था। सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बरकरार निलंबित हो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कांस्टेबल राकेश राणा भोपाल में विशेष पुलिस महानिर्देशक के वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत थे। ट्रेन आउट गेट चेक के दौरान पाया गया कि सिपाही राकेश की मूंछें लंबी हैं। ऐसे में सिपाही राकेश राणा को मूंछें ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सिपाही ने मूंछों को नहीं कटवाया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। बता दें इस मामले ने काफी तूल पकड़ा लिया है, जिसके बाद सोमवार दोपहर PHU ने आदेश निकाल उन्हें फिर बहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों से कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने की लगातार खबरें आ रही हैं। दिल्ली NCR में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों और कोरोना संक्रमित होने के चलते ग्रेटर नोएडा के GIMS जनरल OPD को बंद कर दिया गया है। GIMS में 20 से 25 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार GIMS के कई डॉक्टर, स्टाफ और स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद ये अलर्ट कर दिया गया है कि GIMS हॉस्पिटल में क्षमता 500 बेड तक की गई है। लगातार बढ़ रहे संक्रमितों में की संख्या के बाद यह OPD सेवा को बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने सोमवार को कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही DDMA ने निरंतर बैठकर भोजन करने की सुविधा बंद करने का फैसला किया है। बैठक में मेट्रो ट्रेन, बसों में सवारियों की संख्या कम करने जैसी अन्य पाबंदियां लगाने पर भी विचार किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बैठक बारे में जानकारी देते हुए कहा कि DDMA बैठक में रेस्तरां और बार को बंद करने और केवल टॉक एव सुविधा के अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के हर जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकारों ने जेलवार भी कई तरह के नए नियम बनाए हैं और कई तरह के पाबंदियां भी लगाई हैं। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अन्य राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। हर राज्य में प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन तोड़ने के लिए रविवार को पूर्ण स्वरूप से लॉकडाउन लगा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित कर दिया था। कई पाबंदियों के साथ रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने के आदेश दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें और सेवाएं स्थगित रहीं। वहीं पुलिस विभाग की कई टीमों का गठन कर स्थितियों पर नजर रखेगी। वहीं अन्य विभाग लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना देना होगा। रेस्टोरेंट और खुले रहेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी होगी। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान नाइट कर्फ्यू के नियम भी लागू रहेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग का नया अपडेट आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी यानी आज से लेकर 13 जनवरी तक देश के 4 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये राज्य है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसके साथ ही दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में
ठंड, कोहरा और बारिश का अनुमान है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के मुरी इलाके में भारी बर्फबारी के चलते 22 पर्यटकों की मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि बर्फ में गाड़ियों के फंसने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि मारे गए लोगों में 4 दोस्त भी मारे गए, जिनकी आखिरी सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस आपदा में जिन 22 पर्यटकों की मौत हुई है, उनमें मर्दान के रहने वाले 4 युवक भी शामिल हैं। ये 4 दोस्त थे। मृतक में 2 व्यक्ति शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे हैं। इन चारों दोस्तों को भारी बर्फबारी में मौत हो गई। हादसे से पहले उन्होंने साथ में एक सेल्फी ली थी, जो इनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी साबित हुई है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ।